अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। एशिया कप के सुपर 4 राउंड का पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाने वाला मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया था। अब तक ये मैच दोबारा से शुरू नहीं हो सका। इस मैच के लिए सबसे खास बात यह है कि एक रिजर्व डे भी रखा गया है, लेकिन दूसरी मरतबा दूसरे हफ्ते मुसलसल पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच बारिश की नज़र हो गया। एक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि श्रीलंका का वेन्यू क्यों चूज़ किया गया, और दूसरा नाज़रीन पिछले इतवार को जो मैच था उसमें पहले हाफ में बारिश से पहले का जो खेल हुआ था उसमें पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। आज के मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया और जो 24.1 ओवर का खेल हुआ उसमें तकरीबन 147 रन बनाए दो खिलाड़ियों के नुकसान पर, और 6.08 की औसत से भारत ने रन बनाए और खेल उसके बाद शुरू नहीं हो सका। अब जो भी होगा डीएल के तहत ओवर्स कम होकर मैच होगा। इस वक्त हम आपको इससे पहले कि हम साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की तरफ जाएंगे उनका तजिया शामिल करें, हम आपको पहले कोलंबो लेके चलते हैं कि वहाँ अपडेट क्या रही है, क्या मैच दोबारा शुरू हो सकता है आज या नहीं हो सकता, मौसम की सूरत हाल क्या है। ये उस्मान हमें वहाँ से ज्वाइन करे। उस्मान बताएगा क्या अपडेट है वहाँ से, इतलात आ रही है बारिश दोबारा शुरू हो गई है? हाँ जी समर, अभी हम लोग जब वेट कर रहे थे तो अब से कुछ देर पहले ही बारिश एकदम से फिर स्टार्ट हो गई है और कवर्स एक बार फिर ग्राउंड के ऊपर बिछाना शुरू कर दिए गए हैं। काफी देर बाद जाके ग्राउंड को बड़ी मुश्किल से खुश किया गया था, लेकिन जिस तरीके का मौसम आज प्रेडिक्ट किया गया था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ श्रीलंका की जानिब से, वैसा ही कुछ हो रहा है। 80 से 90% तक बारिश के चांसेस थे आज, और रात के औकात के अंदर हमने देखा है कि बारिश फिर से तेज होना शुरू हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि मैच आज होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी अगर जो कट ऑफ टाइम है 20 ओवर्स की क्रिकेट के लिए वो 10:36 है श्रीलंका टाइम के मुताबिक, और अब जब दोबारा बारिश शुरू हो गई है तो जाहिर सी बात है ग्राउंड स्टाफ को मजीद टाइम दरकार होगा और 10:36 तक इंतजार करना होगा कि आया कि 20 ओवर्स का मैच भी कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। फिलहाल अब दोबारा से ग्राउंड को कवर कर दिया गया, बारिश काफी तेज हो रही है और चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं। और उस्मान जी बताएं, कल चूंकि रिजर्व डे रखा गया है इस मैच के लिए, कल की वेदर की फोरकास्ट क्या है कोलंबो की? अच्छा, कल भी समर यहाँ पर 70 से 80% तक बारिश के इम्कान मौजूद है कोलंबो में, और अगर अभी तो यहाँ पर डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन होना था 9 बजे और कभी इम्कान ये थे कि 34 ओवर्स का मैच होना है, लेकिन अब जिस तरह से बारिश दोबारा से शुरू हो गई है तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये मैच रिजर्व डे के ऊपर चला जाएगा और जहां से रोका गया था वहीं से ही दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो बारिश इतनी तेज हो गई है तो मुश्किल ही लग रहा है। और दूसरा, कल की जहां तक बात करें तो यहाँ पर बारिश कल का भी चांसेस मौजूद हैं और 70 से 80% बारिश के इम्कान हैं। 70 से 80% कल भी बारिश के इम्कान हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट किया कोलंबो से। वसीम भाई, एक तो जो आज का मैच है वो तो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन का खेल चुके बारिश हमारे नुमाइंदा उस्मान के मुताबिक फिर से शुरू हो गई है। कवर दोबारा से जो है वो कर दिया गया, पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया गया है। कल पे मैच का जाना पाकिस्तान के लिए शायद सूटेबल है। देखिए, सूटेबल तो होता कि आज अगर मैच होता और छोटा मैच हो जाता है कि अभी जैसे 34 ओवर की उस्मान ने बात की है, या आखिर में 20 ओवर का भी होता तो 20 ओवर में टारगेट हमें मिलना था 181 रन का, जो कि ईजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक सामने टारगेट होता जी 180 रन 20 ओवर में, पॉसिबिलिटी थी उसकी। अब कल मैच जाएगा तो ऑब्वियसली पूरे मैच की तरफ जाएंगे, और अभी जो मोमेंटम बैटिंग हमने देखा था वो इंडिया के साथ था, तो चांसेस ये हैं कि वो बड़ा टारगेट बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को सूट तो आज का दिन करता था, लेकिन जो आखिरी हमें चंद ओवर्स में देखा कि पाकिस्तान टीम ने पुल बैक किया, कुछ चीज़ों को मोमेंटम थोड़ा सा तोड़ा था, तो उम्मीद होगी कल हमारे बॉलर दोबारा से फ्रेश आएँ और उनको जल्दी आउट कर लें। हाँ ये है, लेकिन आज अगर होता तो आज अगर 20 ओवर का या 30 ओवर का मैच होता है तो फिर तो भारत के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं था कि वो कम ओवर्स का मैच होता 30 ओवर्स का, और दोनों साइड से 15-15 ओवर न्यू बॉल यूज़ होती, वो तो एंड तक बॉल भी नहीं रहनी थी तकरीबन। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है वनडे में कम ओवर्स का कि दोनों तरफ से, क्योंकि T20 में तो एक बॉल है तो, लेकिन इसमें ये होता है। लेकिन एटलीस्ट आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होती, क्योंकि इंडिया का काम बैटिंग में ख़त्म हो जाता। अब उनको दोबारा मौका मिलेगा कि इसमें टारगेट को ऐड कर सकते हैं, रन्स बढ़ा सकते हैं, वो उनके सामने है। तो आई थिंक फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता था, लेकिन अब कल का दिन जो हालात चल रहे हैं उसमें तो मुश्किल होता मुझे कल भी नज़र आ रहा है। और आई थिंक कि ये वर्स्ट बता रहे हो वहाँ पे 70 से 80% बारिश का चांस है कल भी। देखिए, मुझे नहीं कोई ऐसा मैच याद पड़ता पाकिस्तान इंडिया का, इतना बड़ा मैच जिस दौर में भी हुआ, बड़ा मैच हुआ है, इतने उसको गलत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि आपको स्टेडियम भी आज खाली नजर आया। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो मैं कहता हूँ चांद पे भी करा दें,
सही वेदर में और सही टाइम पे तो वहाँ पे भी क्राउड चला जाएगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से क्राउड को भी शायद नजर आ रहा था कि मैच होगा नहीं होगा, गैर यकीनी थी, जिसकी वजह से क्राउड ग्राउंड में नहीं आया। थोड़ा सा अगर अपनी बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, आज की गेम की स्ट्रेटजी की बात करते हैं जो कि ओवरऑल हमारी रही। एक तो इस कंडीशन के अंदर विकेट जो है वो काफ़ी सीधा दिख रहा था, दो चांसेस भी हमें मिले शुरू में जो हमने ज़ाया किए। इस विकेट के ऊपर पहले बॉलिंग करना एक अच्छा फैसला था कप्तान का। देखिए अब जो सिचुएशन बन गई है, स्पेशली अगर डीएल लगता तो फिर तो एडवांटेज मिलता है कि जो टीम चेज कर रही है कि उसके सामने क्लियर पिक्चर आ जाती है, ये टारगेट आपने इतने ओवर में चेज करना है। तो आई स्टिल थिंक कि ये अच्छा एक फैसला था। अब उसमें बॉलिंग अगर कैपिटलाइज कर सकते हैं हम सिचुएशन, स्कोर बोर्ड देखते हैं तो मुझे लगता है यार ये तो बैटिंग पिच थी। हालांकि अब एक्चुअल मैच की सिचुएशन देखें या जिस तरह की बॉलिंग हुई है तो लग रहा था कि पिच में बॉलर्स के लिए हेल्प मौजूद थी। कुछ चांसेस हमने मिस किए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हमने की हैं जिसकी वजह से हमने अलाउ किया है इंडियन बैट्समैन। क्या बड़ी गलती थी हमसे? हम रोटेट नहीं कर पाए सही तरह से, हम बॉलर्स के ओवर्स को स्विच नहीं कर पाए। क्या गलती हमसे कहाँ हुई कि हम रन्सों को रोक नहीं सके? वो रन पे रन बनाते चले गए और बड़ा ठीक ठाक उन्होंने एवरेज मेंटेन रखी। 6+7+ की एवरेज थी, वो तो बाद में आके जब विकेट गिरी तो कंट्रोल। ये एक मौके पे तो यही लग रहा था कि शायद 400 की मैच जा रहा है वो। लेकिन देखें एक एक्साइटमेंट होती है और उसमें अंदर आप आ जाती है एग्रेशन। अब एग्रेशन भी आपको कंट्रोल एग्रेशन चाहिए होती है। तो आज मुझे लगा कि हमारे बॉलर्स बल्कि पूरी टीम ही थोड़ी रश में नजर आई, जल्दी में नजर आई और एक्साइटमेंट में कि अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा। नीड टू काम डाउन। 50 इंडियंस आज थोड़ा एग्रेसिव खेले आज। ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट पिछले मैच पे डिफेंसिव आए थे, वो उन्हें वो पिट के बड़ी बुरी तरह से। आज वो बड़ा एग्रेसिव आए। तो दो ही आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने उसको डिफेंसिव भी देखना है या आपने अटैक करना है। आज वो अटैक के ऊपर आए थे और मुझे लगा कि डिफेंसिव हो गया आज हमारी जो टीम थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। हालांकि ये आपका प्लान बी होना चाहिए कि शाहीन को विकेट शायद ना मिले या बॉल स्विंग ना हो या उनकी पार्टनरशिप लगे, तो उसके जवाब हमारे पास कम थे। कुछ फील्ड प्लेसमेंट या बॉलिंग चेंजेस आप इसमें बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन जो ओवर एग्रेशन थी बॉलर्स की उसने भी हमें कॉज किया है। लेकिन आई थिंक अगर हम अपने कैचेज ही पकड़ लेते, थोड़ी फील्डिंग बेहतर रखते तो शायद ये डिफरेंट प्रेशर हो सकता था। शाहीन का बॉल आज उस तरह से अंदर आ भी नहीं रहा था जिस तरह से आता है बॉल अंदर। क्या फर्क क्या आपको लगा? एक तो वेदर की बॉलिंग में सनी वेदर था, लेकिन आप ऑफ द पिच देखते हैं तो नसीम का बॉल काफी चल रहा था। नसीम का बहुत सीम हो रहा था बॉल, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि शायद अंदर नहीं आ रहा। एक तरफ से बॉल हेल्प मिल रही थी, दूसरे एंड पे इतनी ज्यादा हेल्प मौजूद नहीं थी, क्योंकि जिसने भी उस नसीम शाह वाले एंड से बॉलिंग बाद में भी की है उसको वहां से हेल्प मिली है। तो टेक्निकली क्या पॉसिबिलिटी थी कि आप नसीम का बॉल अच्छा निकल रहा था उस एंड से, दूसरे एंड से हमने देखा जब शाहीन का बॉल नहीं गुजरा मे भी आप उसको रोक लेते और नसीम के बाद उसको इस एंड से लेके आते जहाँ पे बॉलर्स के लिए वो हेल्प मौजूद थी। और थोड़ा सा आप चीज़ों को काम डाउन स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब मोमेंटम आपके साथ नहीं तो आप जरा स्लो कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन हमने उसी फ्लो में थोड़ा सा हमारा बॉलिंग अटैक भी एक्सपोज नहीं हो गया। आज हम शाहीन पे बहुत ज़्यादा हम रिलाई करके बैठे कि वो ऊपर से आउट करेगा तो नीचे हमारा बॉलिंग अटैक जाके ज़रा हमें सक्सेसफुल एक बॉलिंग अटैक नजर आएगा, क्योंकि ज़रा शाहीन के ऊपर से जब पड़ी है तो नीचे भी हमारा नसीम के अलावा बाकी बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़्यादा खुल के आज इनकी वो जो बॉलिंग होती है पाकिस्तान की वो नज़र नहीं आई। और जो चेंज थी जो चेंज थी पर्टिकुलरली फ़हीम अशरफ को शामिल करना नवाज की जगह पे, और आज एक खब्बा स्पिनर शायद हम मिस कर रहे थे मैच के अंदर। देखिए अभी ओवर्स इतने अभी थोड़े 10 ओवर हो जाते हैं ना तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें वो पता चल जाती हैं, क्योंकि शादाब ने जैसी बॉलिंग की है तो वो लग रहा था कि शायद स्पिनर्स, हालांकि बॉलिंग उससे हुई नहीं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने लूज डिलीवरी दी है, फुल टॉस से हाफ ट्रैकर्स आप कर रहे हैं, तो जज करना उस स्पिन के ऊपर तो मैं कहूँगा ज़्यादती है कि पिच के अंदर स्पिन के लिए मौजूद थी कि नहीं थी। बाकी जहाँ तक बात है एक्सपोज होने की, आई थिंक एक वनडे बैट किसी भी टीम के साथ या किसी भी बॉलिंग अटैक के साथ जा सकता है, तो आई थिंक एकदम से कह देना जी एक्सपोज हो गए हैं। जो उनको आज उनका दिन था, उनकी लक भी थी, आप देखें कि कैचेस भी ड्रॉप हुए, उनके बैट के ऊपर बॉल आ रहा था, तो आई एम श्योर कि अगले मैच के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्लान बी हमारे पास होना चाहिए, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि शाहीन आउट करेगा ही करेगा, आपके पास प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए, जो मैं आज काफ़ी वीक नजर आए। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम इसकी बेहतर प्रिपरेशन करें। और अच्छा कि वर्ल्ड कप से पहले जब अभी हमने अपना स्क्वाड हमने अनाउंस करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम जो चेंजेस ज़रूरी करनी है, जिस आपने कल बात की थी कि मिस्ट्री स्पिनर अबरार को शायद टीम में शामिल कर लिया जाए और करना चाहिए, आप जो बात कर रहे थे कल। नहीं बिल्कुल, देखिए हमारा जो वीकर पार्ट है, जो वीकेस्ट पार्ट बल्कि आप कह सकते हैं बॉलिंग के अंदर, कि हम नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हम पुराने बॉल से एंड में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल दरमियान के ओवर्स कि वहाँ पे हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं, शादाब की फॉर्म का भी थोड़ा सा कंसर्न है, तो वहाँ पे उस चीज़ को देखते हुए कि कौन हमें यहाँ पे विकेटें लेके दे सकता है। अब वो देख लें, आप श्रीलंका के स्पिनर्स देख लें, उनका मिस्ट्री स्पिनर वो आखिर में भी बॉलिंग करता है, शुरू में भी करता है, वो बीच में भी आ जाता है, एंड इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि अभी तक बैट्समैन उतना यूज टू नहीं हुए हैं मिस्ट्री स्पिनर्स के ऊपर। और इब्रार ने जिस तरह की बॉलिंग डोमेस्टिक में तो वो इंडियन स्पिनर्स भी बड़े इफेक्टिव साबित रहे हैं अब तक के मैचेस के अंदर।
देखिए पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो फिंगर स्पिनर आपके पास एक तो जेन्युइन होना ही चाहिए, ठीक है। आप एक स्पिनर खिलाते हैं तो मैं तो नवाज के फेवर में था, मैं एक बैट्समैन कम करने का मैं सोच सकता था कि अगर आपने चौथा फास्ट बॉलर खिलाना है वो भी ऑलराउंडर है अगर, तो फिर आप शायद आगा सलमान के बारे में सोच सकते थे कि यार चले इसकी जगह आप खिला दें, बट यू नेवर नो, कल आगा सलमान 90 रन बना के मैच जिता दें तो फिर हमारी बात इधर की इधर ही रह जाए। बाकी कल के हवाले से आप क्या कहेंगे, मशवरा क्या देंगे पाकिस्तान टीम को? शायद अब मैच कल ही हो चुका, ग्राउंड को आज दोबारा से ढांप दिया गया कवर्स के साथ। देखिए उन्होंने एक नया दिन है, हाँ, मैच वही है लेकिन दिन नया है। लेकिन लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी ब्रेक हुआ था, हालांकि वो सिर्फ 4 ओवर्स के बाद हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल इस सिनेरियो दुनिया ही बदल गई थी इंडिया की। उस टाइम लग रहा था कि जैसे आज बैटिंग हो रही है उस दिन भी ऐसा ही जा रहा था, 4 ओवर में विकेट कोई नहीं गिरी हुई है, चौके भी लग रहे थे, वापस आए ठक ठक आउट किया उनको, 4 विकेट हमने ले ली थी। तो उम्मीद है कल थोड़ा बेहतर प्लान करके हमारे बॉलर्स भी आएंगे, थोड़ा काम डाउन होकर आएंगे। आई एम श्योर कि जो स्पोर्ट्स स्टाफ है हमारा, कोचिंग स्टाफ हो गया, कैप्टन हो गया, बैठेंगे बॉलर्स के साथ आज की चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि कौन सी लेंथ या कौन सी लाइन पे हमने बॉल करना है। जो सबसे मेन चीज़ है एग्रेशन को हमने कंट्रोल कैसे करना है, एग्रेसिव हमने रहना है, ये हमने छोड़ दी तो फिर तो हम फारिग हो जाएंगे। कितने तक रोकना पड़ेगा अपने बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए उसमें तो फिर वही है ना, 270 के अराउंड हम कंफर्टेबल है, 300 प्लस चला गया तो फिर वो अब आउट ऑफ द स्किन आपको खेलना होगा। मतलब ये नहीं है मैं कह रहा कि नहीं कर सकते हैं, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर किया था, तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो आई थिंक 2 विकेटें जल्दी से हमें मिलती हैं अगर पार्टनरशिप ब्रेक होती है जो अभी चल रही है, तो ये नेवर नो, आप 70-80 रन पे पूरी इनिंग्स को ये रैप अप कर सकते हैं, और जिसकी उम्मीद है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की। चलो जी अनाउंसमेंट होगी, मैच कल होगा, खबर ये आ गई है कि मैच अब कल होगा। हाँ बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा था क्योंकि मुश्किल से वो ग्राउंड ने थोड़ा सा सुखाया था, लेकिन एक पैच जो पिच के साथ था उसके होते हुए नाजरीन को खबर भी दे देते, अपने नाजरीन को खबर भी दे देते हैं जनाब के ब्रेकिंग न्यूज़, जब चूँकि सबकी नज़रें लगी थी स्क्रीन के ऊपर के मैच आज पाकिस्तान के दरमियान कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो अब खबर श्रीलंका से ये आई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के जो 4 राउंड का जो मैच है ये अब कल खेला जाएगा, जो कि रिजर्व डे इस मैच के लिए रखा गया था खुसूसी तौर पर। और फैसला कोलंबो से ये सामने आया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जो बारिश की वजह से मुतासर हुआ था, अब ये मैच कल खेला जाएगा। जहां तक ये मैच आज रुका था जाके 24.1 ओवर्स तक भारत की पहली इनिंग्स में, यहीं से ये मैच अब कल कंटिन्यू होगा और अब कल पूरे 50 ओवर्स की गेम ही होगी, जिस पे हमारी बात हो रही थी अभी मोहम्मद वसीम के साथ कि कल पाकिस्तान टीम को किस माइंडसेट के साथ उतरना चाहिए। कल जब ये मैच होगा एक नया दिन होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, और एक नए जज्बे के साथ जब वो उतरेंगे तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि भारत को 270 के अंदर अंदर हर सूरत में रिसेट करने की कोशिश करें। अगर 300 से क्रॉस कर जाते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो ये खबर जो बड़ी आज सामने आई है अभी इस वक्त आपके सामने कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के सुपर 4 राउंड का फैसला कुन मैच जो है ये अब आज के बजाय कल खेला जाएगा। बारिश की वजह से आज का खेल जो है वो रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आपने ज्वाइन किया कि मैच अब चूँकि कल होना है, कल दोबारा इंशाल्लाह इस पे बात होगी। क्विकली ज़रा इस पे आप अपनी ज़रा राय दे दें कि अब कल जब उतरेंगे हमारे प्लेयर्स बॉलर्स आज की खेल को भूल के कल के वो ग्राउंड में उतरें और एक नए जज्बे के साथ उतरें और रिसर्च करें। भारतीय बैट्समैन भी रेस्ट लेने के बाद फ्रेश होकर उतरेंगे दोबारा मैदान के अंदर। बैट्समैन को जो रेस्ट है वो इफेक्ट कर सकता है, उनकी कंसंट्रेशन दोबारा से इनको स्टार्ट करनी पड़ती है। बॉलर के पास ये है कि रेस्ट मिलेगा उनको, ओवरनाइट फ्रेश होकर आते हैं और बेहतर माइंडसेट के साथ आएँ और थोड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग के अंदर लेके आएँ। और फील्डिंग में डेफिनेटली हमें थोड़ी सी बेहतरी लानी होगी और टेक्निकली बाबर को सोचना होगा और हेड कोच स्पोर्ट्स स्टाफ को बैठ के कल की स्ट्रैटेजी बेहतर बनानी होगी, क्योंकि आज हमें स्ट्रैटेजी की काफ़ी कमी नजर आई। और ये मैच हमें हर सूरत में जीतना भी है, चूँकि भारत से अगर हम खुदा हाथ हार जाते हैं मैच तो फिर अगला मैच हमारे लिए डू और डाई हो जाएगा श्रीलंका वाला क्वालिफाई करने के लिए, और श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल बन जाएगा वो दोनों टीमों के लिए एक थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, वो इंडिया के लिए भी थ्रेट है कि उनका से रहता है। तो इंडिया को वैसे तो रेस्ट मिल रहा था, लेकिन वो आज भी खेले या कल भी खेलेंगे, परसों भी उनका। टाई की सूरत में किसको फायदा होगा? ड्रॉ की सूरत में वो पाकिस्तान एक मैच जीता भी हुआ है, फिर हम थ्रू चले जाएंगे उससे। सही है, थैंक यू सो मच वसीम भाई, आपने ज्वाइन किया हमें आज के शो में। नाज़रीन इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ खुल के इख्तलाफ किया। आज उन्होंने अपनी साबका इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों को भी ललकारा है कि वो इलेक्शन से भागे मत, डरे मत, इलेक्शन में आके खुल के मुकाबला करने की उन्होंने आज उन्हें चैलेंज दिया, दावत दी। मसला क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, इशूज चल कर रहे हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
मुल्क में नाज़रीन, कल तक अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से इख्तिलाफ करने वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी तोपों का रुख अपने सियासी इत्तेहादियों की जानिब मोड़ दिया है। मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों पर आज बज़ाहिर बिलावल ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि मुल्क में इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं और इस मुमकिन ताखीर के शिकार का जिम्मेदार उन्होंने अपने उन सियासी इत्तेहादियों को करार दिया जो चंद हफ्ते कबल तक उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे, बगैर किसी सियासी जमात का नाम लिए। लेकिन इंतहाई गुस्से और जारहाना अंदाज में बिलावल भुट्टो ने यह इल्जाम लगाया इत्तेहादी जमातें इलेक्शन से डर गई हैं, इसलिए वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार अपनी इत्तेहादी जमातों को तो जरूर करार दिया, लेकिन गुज़िश्ता रोज उनके वालिद ने इलेक्शन में मुमकिन ताखीर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के प्रोसेस को मुकम्मल करने की खुलकर तायद की थी। और जवाब में बिलावल भुट्टो ने सिर्फ इतना कहने पर इक्तफा किया था कि वो अपने वालिद के सिर्फ घर की हद तक बातों पर अमल करने के जिम्मेदार हैं या पाबंद हैं। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, अब बज़ाहिर अक्सर सियासी और इंतजामी फैसलों को लेकर कल एक दूसरे के गले लगने वाले इत्तेहादी आज एक दूसरे से गिले कर रहे हैं। साबिक हुकूमत में मुश्तरका मुफादात कौंसिल के आखिरी इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी मरदमशुमारी की मंजूरी में अपना वोट दिया, लेकिन बाद में इसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन में यकीनी ताखीर पर सियासी महाज खड़ा कर दिया। इस हिकमत अमली को सियासी पंडित यू टर्न का नाम दे रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों को आने वाले इलेक्शन से खौफजदा होने का इल्जाम दे रही है, तो दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम माजी में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से भागने का ताना दे रही है। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने एक बयान में यह इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। MQM और अख्तर मेगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया था। इसी तरह चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी चीनी के मामले पर सियासी मुहिम जोई शुरू हुई थी, जो बज़ाहिर अब थम चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपने इत्तेहादियों पर इलेक्शन में जाने से कतराने के इल्जाम में वजन भी दिखाई देता है। वजह साफ है कि PTI और चेयरमैन PTI की अवामी मकबूलियत और इंतखाबी कबूलियत दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, और इसी को देखते हुए कुछ इत्तेहादी बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ताखीर के लिए पूरी तरह तैयार और रजामंद नहीं दिखाई देती। ऐसा ही है, और क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ चार्जशीट है, या इत्तेहादियों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का यानी सिलसिला दरअसल इलेक्शन की तैयारी और इलेक्शन मुहिम की कड़ी है, या फिर जस्ट एक जैसे नूरा कुश्ती कहा जाता था वो हो रही है। गुड कॉप बैड कॉप वाली बात ही पीपल्स पार्टी के अंदर जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयानात हैं उस वाले से एक राय आ रही है। इसी पे तज्ज़िये के लिए मैं ज्वाइन किया है सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार हसन अयूब साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर और सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब, सर ये बताएं कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फ्रस्ट्रेशन है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। कल उन्होंने जरदारी साहब को बड़ा खुल के पहली मरतबा कन्फ्रंट किया, अब वो अपने इत्तेहादियों को भी कन्फ्रंट कर रहे हैं कि वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। सर ये मसला क्या है? क्या आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों आजकल इतने ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है वो कर रहे हैं सियासत के अंदर, इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जितना उनके एग्रेसिव होने पर वो हो सकता है, हैरानगी हो सकती है, इतनी बड़ी हैरानी जो है वो इस बात पर भी हो सकती है कि जो फौरन इलेक्शन चाहती थी पार्टियां वो इलेक्शन से बैक क्यों हो रही है। पर जिन पार्टियों ने इलेक्शन के लिए पिछली असम्बली को मानने से इनकार कर दिया तो कहते हैं हम असम्बली को मानते ही नहीं है, और फिर ये कि हम असम्बली से इस्तीफा देना चाहते हैं। वो ये पीपल्स पार्टी ही थी जो कहती नहीं असम्बली से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमें प्लेटफार्म को नहीं छोड़ना चाहिए, सियासत के अमल को और सियासी मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए, वो लाहासिल होगा। और फिर उन्होंने बात मानी, फिर गए, फिर जनरल इलेक्शन में गए तो PTI लगातार सीटों से हारती चली गई। फिर उसके बाद सेनेट में गए तो सेनेट में PTI को शिकस्त हुई, और उसके बाद ये जब गए बहुत देर के बाद गए, लेकिन जब ये तहरीक-ए-एतमाद की तरफ गए तो नतीजा उनके हक में आया। अच्छा, अब ये कहें कि हम हक में नहीं थे, हम हक में थे। भाई आप वजारतें लेकर बैठे हुए थे, ये कौन सी बात है कि आप नहीं थे उसमें, या आपका अपना कोई नुक्ता नजर था? पीपल्स पार्टी वो पहले दिन से कह रही थी कि भाई हमें इलेक्शन का ही एक प्रोसेस है जिसको हम ले सकते हैं, और हमें वो अपने फोरम को नहीं छोड़ना चाहिए, पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब भी तो पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा है, वो तो इंतखाबात में ताखीर से उन्हें कोई मसला नहीं है जो उनका बयान कल सामने आया।
उसके बारे में जो पार्टी के चेयरमैन उन्होंने भी अपना एक नुक्ता नजर दिया है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर उनके हर फरमान को मैं मानता हूँ और मेरे वालिद हैं और उनकी हर बात आखिरी बात होगी, लेकिन सियासत में मैं अवाम की बात मानूंगा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात मानूंगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, मगर ये इख्तलाफ राय नहीं होगा। पार्टियों नुक्ता नजर का इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए, इस पर कोई खुश नहीं हो सकता है कि जनाब दरारें बन गई हैं और जरदारी साहब का अपना ग्रुप बन गया और बिलावल साहब का अपना ग्रुप बन गया। ऐसी कोई सूरत हाल नजर ठीक ठीक सर, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। हसन अयूब साहब, आपकी राय में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गुस्सा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता क्यों चला जा रहा है? वो ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं सियासत के अंदर, ज़्यादा जो है वो गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। कल अपने वालिद साहब के बारे से उन्होंने पहली मरतबा उन्हें कन्फ्रंट किया पब्लिकली आकर, आज वो अपने इत्तेहादियों को याद करा रहे हैं कि भाई आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं तो उन्हें कहता हूँ डरे मत, लेकिन वो डर रहे हैं। अच्छा, ये फिर बाकी जमातों से पहले जो है ना, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको ये बात अपने वालिद साहब को समझानी चाहिए कि आप डरे ना, आप ना डरें और आप जो है वो हिम्मत रखें। क्योंकि देखिए, पहले तो इंसान ने अपनी जो इस्लाह करनी है या किसी को कन्विंस करना है तो अपने घर से कन्विंस करें ना अपने वालिद को। अगर अपने वालिद को वो कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर बाकी जमातों की तरफ जाने की तो उनको जरूरत नहीं है। अगर वालिद कन्विंस हो जाते हैं तो फिर हाँ, उनकी बात के साथ हम आगे से बात करें अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, फिर तो मैं कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ में कोई वजन भी है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में जिसकी से है या जिसकी बात जो है वो हतमी तस्वुर होती है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। आपको पता है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज वगैरह या जो दीगर जो उनके सीनियर क्या कहते हैं अरकान हैं, उनकी अहमियत जो है वो तभी है जब जिस बात के साथ मुतफिक हों आसिफ अली जरदारी साहब। और बिलावल भुट्टो जरदारी की बात डेफिनेटली अगर गुड कॉप बैड कॉप भी प्ले कर रहे हैं तो इन द एंड ऑफ द डे फैसला वही होता है पीपल्स पार्टी का जो आसिफ अली जरदारी साहब कर लेते हैं। अब अगली बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझ रहे थे कि जी 90 दिन में इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाकर वोट देकर आए हैं। अब ये बात अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं समझ आई कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब उनके सीएम ने वोट दिया, इसका मतलब ये है कि अब डीलिमिटेशन वाला अमल होगा, यानी आपने जो सेंसेस है उनको नोटिफाई कर दिया है। तो फिर तो मुझे ताज्जुब है उनकी एबिलिटी के ऊपर। और जो अक्सर लोग बोल रहे हैं कि उनका एक सिस्टम है कराची के अंदर या सिंध के अंदर जिसका उनको बहुत बड़ा नुकसान है, माली नुकसान हो रहा है, इस वजह से ज्यादा चीख रही है पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब ये अगर ये बात सच है, उनका कोई माली नुकसान है, तो आई डोंट नो कि ये माली नुकसान कौन सा नुकसान है, कौन सी उनकी मिल चल रही है, कौन सी उनकी फैक्ट्री चल रही है जिसका नुकसान हो रहा है, या कौन सा उनका ऐसा मामला है जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान जो है कि आने के बाद वो रुक गया है। अब दूसरी बात ये है कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध है वो इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, उनकी एक आप क्रेडिबिलिटी है, और जो जितने भी जो उनके साथ गुजरा है वो भी बड़े जो है वो मोहतात अंदाज से काम चल रहे हैं। तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई माली नुकसान है जिसकी उनको तकलीफ है और इसी वजह से उनकी चीख वैसे ये सिस्टम जिस आप मुबैना सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम से बिलावल भुट्टो जरदारी तो कनेक्टेड नहीं है, पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर लोग कनेक्टेड उससे जरूर है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का उससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। जो लोग उसमें सिस्टम में शामिल हैं वो किसी और के करीब है, बिलावल साहब के करीब नहीं है वो लोग। नहीं, अगर वो लोग करीब हैं, अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के करीब है फॉर्मर प्रेसिडेंट के, तो फिर भी गुड कॉप बैड कॉप भी प्ले हो सकता है ना। अब मुझे तो अंदर की बात नहीं पता, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब जो है और नवाज शरीफ साहब वो एक हैं, लेकिन दोनों अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने अलग पेश करते हैं। तो मुमकिन है कि उसी को ही रिप्लिकेट कर रही हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो चीज जो है प्रेसिडेंट जरदारी जो है अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, ताकि वो दुनिया के सामने बताया जाए जी का हमारे जो चेयरमैन ने ये बात की थी, या इस तरफ की बात हो जाए तो कहें जी जो शरीक चेयरमैन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ये बात कर रहे थे। ठीक जी, तो लगारी साहब, अब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी जल्दी दिखा रहे हैं इंतखाबात के वाले से, जो बात की हसन अयूब साहब ने कल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर सीसीआई के अंदर खुद पीपल्स पार्टी ने बैठ के मरदमशुमारी के हक में वोट दिया था। सब जानते थे, हर बंदे को, एक एक पाकिस्तानी को मालूम था कि मरदमशुमारी अगर हो जाती है अप्रूव, उसके बाद इंतखाबात में 5-6 महीने लगने ही लगने हर सूरत में, चूंकि हल्का बंदियों का प्रोसेस फिर वोटर लिस्टों का बनना सारा, उसमें 5-6 महीने का प्रोसेस ये है ही है। पीपल्स पार्टी पहली मरतबा इंतखाबात में नहीं आ रही, कि उसे नहीं अंदाजा था कि ये इससे इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, ये सबको पता था पहले जो होना था। तो आज जो वो दोबारा से 90 दिन की बात कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी स्पेस श्रिंक होती हुई नजर आ रही है कि अगर इंतखाबात
इल्तवा का शिकार होते हैं, ताखीर से होते हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी को खदशा है कि उनकी स्पेस वहाँ पे श्रिंक हो जाएगी सिंध के अंदर, या कोई जिस तरह पंजाब के अंदर बन गई है एक IPP जमात बन गई है, KP के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है, खट्टर साहब की जमात, कुछ सिंध के अंदर भी सुन रहे हैं कि किंग्स पार्टी एक जन्म लेने वाली है या कोई एक इत्तेहाद जन्म लेने वाला पीपल्स पार्टी के खिलाफ, शायद उसकी फिक्र है बिलावल साहब को। अच्छा, पहली बात मुझे समझ में नहीं, ये 6 महीने किस बात के लिए लगेंगे? इलेक्शन कराने के लिए क्या वो आपकी सीटें बढ़ा दी गई हैं? सीटें अगर वही की वही हैं जिन सीटों पर पहले इलेक्शन हुए थे 2018 वाले, 2013 वाले, अगर सीटें वही हैं 2008 में भी हुई होती है, 2002 में भी हुई होती है, जो 2002 में सीटों की नई सीटों की तादाद बढ़ाई थी, सीटें उतनी हैं और उन सीटों को इधर उधर करने की बात थी। बाकी ये हो गया कि लिस्टें आपके पास वैसे ही मौजूद होती हैं जब आप कर रहे हैं। अब तो हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, हर चीज आ चुकी है और आपको मालूम है कि बिग कौन उस लिस्ट में आ गया है कि जिसका नाम 18 साल की उम्र से ज्यादा है वो वैसे ही आपका वोट बन चुका है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? उसी साहब लगारी साहब, चूंकि टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ आपसे चाहूंगा हाई या ना में जवाब के, क्या पीपल्स पार्टी को अपनी स्पेस श्रिंक होने का डर है कि जिसकी वजह से बिलावल साहब जल्दी इंतखाबात जाते हैं? नहीं, मतलब क्या मतलब है, किस बात का डर होगा? मतलब कोई और सिंध में कोई और फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है, कोई और पॉलिटिकल फोर्स एग्जिस्ट करती है पिछले 15 साल से? कोई इत्तेहाद वहाँ पे बनने की बातें हो रही है MKM के वहाँ पे बाकी जो उनके JUI के साथ और बाकी ताजियों के साथ मिलके? हसन अयूब साहब की मैं राय इसी पे जरा ले लूँ, GDA को भी मिला के कोई इत्तेहाद वहाँ पे बनने जा रहा है शायद एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, स्पेस श्रिंक होने का डर है पीपल्स पार्टी को? नहीं, स्पेस श्रिंक नहीं होती। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर कम से कम वहां पर उनकी स्पेस श्रिंक नहीं होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को लॉन्गर रन में ये नुकसान जरूर हो सकता है अगर उन्होंने अपनी यही रवैया रखा जो अभी सियासत कर रहे हैं। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में उनको सिंध भी जो है वो उस तरीके से उनकी वो गिरफ्त ना रहे, और जो गिरफ्त उनकी माजी में थी उससे गिरफ्त कमजोर होती उनको जरूर दिखाई दे रही है। तो जब कमजोर हो जाएगी, और क्योंकि उनकी अपनी सियासत पर अब डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में क्या सियासत करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। अब इनके जो अगले जो कदम होंगे उस पर इन्हिसार होगा कि इनकी आइंदा की सियासत का। बजाय इस टाइम पीपल्स पार्टी को खतरा जरूर है सिंध के हवाले से, लेकिन इस टाइम की पोजीशन की खासी सिक्योर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हसन अयूब साहब और नज़ीर लगारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उनके अंदर GDA, JUI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान एक इत्तेहाद बनने के वाले से काम जारी है, पेशरफ्त इस पर काफ़ी हद तक हो भी चुकी है, जिसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी स्पेस जो है कम ना हो जाए, कंपटीशन ज़्यादा सख्त ना हो जाए। इसी वजह से शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं। इसी पे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सिंध की ही और कराची के अंदर पर्टिकुलरली जराइम के अंदर इजाफे के हवाले से, और हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता माह पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के रुखसत होने और निगरान हुकूमत की आमद के बाद से ऐसा लग रहा है कि सिंध की सियासत और अमन व अमान दोनों तलपट हो रहे हैं। सिंध की सियासत और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी मुसलसल अफवाहें और क़यास आराइयाँ हो रही हैं। रियासती अज़्म के तहत सिंध में भी करप्ट अनासर के खिलाफ ऑपरेशन की बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इस मुमकिन ऑपरेशन के नरगे में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रहनुमाओं के आने की सुनगुन भी मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस ही मुतल्लिक खबर सामने आई थी कि स्टॉप लिस्ट में मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के करीबी कुछ सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल किए गए हैं। इससे कबल भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर मुकेश चावला समेत 8 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल हुए थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों से पैसे निकलने जैसी झूठी खबरों ने भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन या कार्रवाइयों को और भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इलेक्शन कमीशन से घिले थे, वहां झूठी खबरें फैला पीपल्स पार्टी को खामोश कराने की शिकायतें भी की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है नैब की तरफ से, वही प्रोपेगेंडा, वही किरदार कशी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसका एक एग्जाम्पल है। अगर वो समझते हैं कि हमें खामोश करवा देंगे, वो तो उनका गलत फहमी है। और मेरे सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेकर कारकुन तक हम अदालत का सामना करने के लिए तैयार है, हम नैब का सामने करने के लिए तैयार है। जो लोग शाह से ज़्यादा वफादार है आजकल और इस किस्म के साजिशों के पीछे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस।
जहां सिंध में सियासी अफरा-तफरी अपने अरूज पर है, वहां सिंध और बिलखुसूस कराची का अमन-ओ-अमान एक बार फिर खतरात से दो चार हो चुका है। सिर्फ एक माह यानी अगस्त में कराची में 8,500 से जायद वारदातें हुई हैं, जिनमें 50 अफराद जहाँ भाग हुए, जबकि एक साल में कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 60,000 तक जा पहुंची हैं। अहम बात यह है कि सूबे में हुकूमत और IG पुलिस दोनों की तब्दीली के बावजूद शहर कायद में नाअमन नापैद होता दिख रहा है। CPLC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में अगस्त के दौरान 8,553 जराइम की वारदातें हुई। शहर में औसतन यौमिया 285 वारदातें रिपोर्ट हुई। जुलाई की निस्बतन अगस्त में गाड़ियां छीनने की वारदातों में 300% इजाफा हुआ है। शहर में 23% मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें बढ़ गई हैं। अगस्त में 2,582 मोबाइल फ़ोन छीने गए। कराची में अमन-ओ-अमान की मखदूश सूरत हाल के मुतालिक और ज़्यादा तशवीशनाक इंकशाफ यह हुआ है कि शहर में वारदातों में पुलिस एहलकारों का छीना हुआ असलहा इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ यह खौफनाक और संगीन सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध हो या गवर्नर सिंध, दोनों की जानिब से कराची में क्राइम पर काबू पाने से ज्यादा खुद को बेबस, को बेयार मददगार समझने जैसे बयानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला पहले अवाम को अपने मोबाइल की खुद हिफाजत करने के अनोखे तरीके बताते रहे, जिसके बाद यह वजाहत भी उनकी तरफ से की गई, जबकि गवर्नर सिंध स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरियों को कत्ल न करने की दुहाइयां देते दिखाई दे रहे हैं। सिंपल बात है, प्लीज इंश्योर आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर योर मोबाइल्स ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। मेरा मकसद ये था कि आप अगर हाथ में मोबाइल होगा, फ्रंट पॉकेट पे होगा, तो जो स्नैचिंग करके भाग जाता है वो नहीं कर सकता। बट जिसने गन ली हुई है तो ज़ाहिर है उससे तो कभी रजिस्ट करना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें बीवी बच्चों को सबको महफूज रखना चाहिए। दे दें बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, बट नाउ वी कैन वेरी हार्ड ऑन दी स्ट्रीट क्राइम। इंशाल्लाह देखेंगे बहुत फर्क है। जो भी कातिल हैं, मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि अल्लाह के अजाब से डरें। आप किसी शख्स से अगर कुछ छीन भी रहे तो छीनने की हद तक समझ आती है बात, लेकिन किसी को जान से मार देना, तो इसको हमें ये भी देखना होगा कि इसमें कोई ऐसी बैरूनी साजिश भी शामिल हो सकती है। एक तरफ स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा है, तो दूसरी जानिब अरबाब इख्तियार की बेबसी। इसी पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया तफसीली गुफ्तगू के लिए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। फिर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि पिछले कई रोज़ से, सबसे पहले तो इस मामले में बात कर लेते हैं, पिछले कई रोज़ से इत्तलात आ रही है कि 1,000 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। इसमें इत्तलात कुछ ये भी है कि सिंध से काफ़ी लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि अहम सियासी शख्सियात के करीबी लोग समझे जाते थे। आपने भी वहाँ से कोई नाम वगैरह भेजे हैं स्टॉप लिस्ट में शामिल होने के हवाले से, और कितने नाम आपने भेजे अगर आपने कोई नाम वहाँ से भिजवाए हैं? समाज ऐसी मुझे तो हैरानी की ऐसी कोई बात नहीं है जिनके पहले से नाम स्टॉप लिस्ट में हैं और उनके क्रिमिनल केसेस हैं या उनके करप्शन केसेस वो चल रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, ना हमने सिंध जी का नाम लिया है। और मैं बिल्कुल वसूख से ये बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है। 1,000 नाम कहाँ से आ जाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर? तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जिन्होंने करप्शन की हुई है, जो नैब में केस चल रहा है या उनका क्रिमिनल केसेज हैं, उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई हो रही वो करिए। हमने किसी को नई को तंग नहीं कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि हमारा काम बड़ा सिंपल है। वी वांट कि कराची को सेफ सिटी करें, हम कराची को क्राइम फ्री करें, नारकोटिक्स ख़त्म करें, अब इमिग्रेंट अफगान नेशनल का कोई देखें क्या उसको सिलसिला करते हैं, और उसके बाद कच्चे के ऑपरेशन। ये हमने बड़े क्लियर ऑपरेशन मैंने बताए, ये हम ज़रूर करेंगे। इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, अदरवाइज बिल्कुल हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी जो है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से तहकीकात चल रही थी नैब में या किसी और जगह पे, उनके वाले से नाम जो है उनके पहले से शामिल हैं, कोई नई रिकमेंडेशन आपने नाम शामिल करने के वाले से आपने कोई लिस्ट ऐसी नहीं भेजी? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको वाज़ अल्फाज में बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल फजूल खबरें उड़ाई जा रही हैं। इसके घर से पैसा निकल आया, उसके घर में अटैक कर दिए, इतने अरब रुपए निकले, बिल्कुल गलत है। इसको सर पाँव नहीं है इसके। बिल्कुल सर, ये तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है, कुछ झूठी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा झूठ चलता है जिसको शायद कोई रोक भी नहीं सकता, और लोग जो हैं वो मनोमान मान भी लेते हैं इस तरह की झूठी खबरों को। पर सर ये बताएं कि दूसरा, सिंध में जो इस वक्त जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आपने 2 तरह के ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। एक तो वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जिस पर आपने बयान भी दिया था, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन एक वो वारदातें हैं जो कि वाइट कलर क्राइम्स हैं। मैं बतौर बात करूँ, एक बतौर खास अगर हम बात करें तो एक सिस्टम मुबैना कराची के अंदर ऑपरेट कर रहा था ज़मीनों पे कब्ज़ों के वाले से, जिसे शायद कोई सियासी पुष्टनाई भी हासिल थी। सिस्टम के लोगों पर भी कोई आप हाथ डाल रहे हैं, कोई कार्रवाई ऐसी हो रही है? देखिए, कोई सिस्टम था नहीं था। देयर इज नो सिस्टम नाउ, इट इज़ वेरी क्लियर। कोई सिस्टम नहीं है। हमने सारे छानबीन करके DIGs SPs लगाए हैं,
2 दिन में मेरे ख्याल में हमारे पुलिस चीफ कराची के जो और बाकी जगहों के डीएसपी एसपी लगा दे, एसएचओ लगा देंगे, उनकी भी हमने छानबीन की है। अच्छे लोग लगा रहे हैं और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लगा रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले कोई भी नहीं है, जो होंगे उनको हम हटा रहे हैं, ताकि इस पे कोई कब्जा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई ये जो है भत्ताखोरी नहीं होगी, कोई नारकोटिक्स नहीं चलेगी, फैक्ट्रीज हमने गुटखे की ख़त्म करेंगे। उसके खिलाफ जो स्ट्रीट क्राइम है हमारी पुलिस आपको नज़र आएगी हॉट स्पॉट्स पर, जगहों पर नाके लगाए, लेकिन इंश्योरिंग कि किसी की भी लाइफ प्रॉपर्टी और किसी से एहतराम से पेश आने की जो बात है वो होगी। कोई किसी को तंग नहीं किया जाएगा, कोई अननेसेसरी फैमिली को हरासमेंट नहीं होगी। वी वांट कि लोग आराम से चैन से, थोड़ा सा उनको फ़र्क नज़र आए कि ये केयर टेकर रजाइम में कोई पोलिटिकल रजाइम नहीं है। तो वो हम चाह रहे हैं करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आपको इस महीने के एंड में आपको बहुत ही चीज़ें नजर आएंगी, खासतौर पे जो स्मगलिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है चीनी की, आटे की, उसके बाद ये जो चीज़ें आप गंदम है या स्मगल हो रही है, बॉर्डर हम सील कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आता है, सिंध की तरफ आता है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। आई गोइंग टू गो माई सेल्फ ऑन दिस प्लेसेस के, वो भी मैं जाके बात करेंगे, ताकि कोशिश करेंगे हम कि ये 3-4 महीने में इसको कंट्रोल करें। और जब भी इलेक्शन की डेट देते हैं, इवन देन हम ये काम भी करेंगे और इलेक्शन की तैयारी हमने पूरी करके इंशाल्लाह साफ शफाफ इलेक्शन करेंगे। तो सर आप कह रहे हैं कि सिस्टम सिरे से ऑपरेट कर ही नहीं रहा था कराची के अंदर, या आप कह रहे हैं अब नहीं कर रहा? और दूसरा सर, एक सिस्टम चल तो रहा था हमारी तलात के मुताबिक कराची के अंदर, इसमें बड़े लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हुए और उनसे कुछ पैसे वगैरह भी लोगों से मांगे जाते थे। इस मुतल्लिक़ कोई तहकीकात वगैरह या कोई कार्रवाई करेंगे आप? देखें, जिसने गलत कब्जा किया हुआ है और हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, हम रेवेन्यू से वेरीफाई करा के बिल्कुल उनको ऐसे काम नहीं करने देंगे, हटाएंगे। जो ये जिन्होंने गलत कब्जे किए हैं या जो आपके लैंड ग्रैबिंग थी, ये जो बिल्डर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हुई, मैंने उनको मीटिंग भी कर ली है, उनके सुन भी लिया है, वो भी हम करेंगे। तो किसी को हम ऐसा गलत, क्योंकि अब हमारे पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ना में कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी है, वो खुद भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आई एम श्योर के अंडरग्राउंड हो गए होंगे, ना उनको करने देंगे। एक पेस हम सेट कर देंगे, बाकी जब नई गवर्नमेंट अवाम जिसको मैंडेट देते हैं वो आएंगे, आई एम श्योर के दे शुड कंटिन्यू। अवाम को देखना चाहिए कि आप किसको लेकर आने हैं, कैसे लोग लेकर आने हैं, कौन से MPMN लाने हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। और मीडिया का रोल है कि लोगों को अवेयरनेस दिलाएं कि कैसे लोगों को लाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। बरादरी सिस्टम, चांडियो, सुमरो, उसके बाद खोसो एंड मिरानी, सोन सा बिल्कुल ये नहीं जाएं आप, अपने लोगों के आवाम के लिए काम करें, उनको सिलेक्ट करें। अच्छा सर, आप लोगों ने वहाँ पे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किया है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कच्चे के इलाके में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन आपके हो रहे हैं। ये कराची में जो आपने कार्रवाई शुरू की है पर्टिकुलरली, इसमें बतौर ख़ास अफसरान को जो है दूसरे सूबों से लाया गया है। पर्टिकुलरली अगर हम IG की बात करें तो IG को पंजाब से ला के वहाँ लगाया गया है। क्या वजह है? कोई मसलियत इसमें थी, कोई हिकमत अमली थी कि मुकामी अफसरान को नहीं लगाना, बाहर के अफसरान को लगाना? कोई सियासी असर रसूख का मामला था? वजह क्या थी सर इसकी? आई थिंक वैसे ही वो लेकर आए हैं, वहाँ से पोस्टिंग की गई है, बल्कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल IG हमारे पुलिस आए हैं और रिफत मुख्तार ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बिकॉज उनको भी यहाँ का नहीं पता है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपने अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके, जो 2-3 हफ्ते लगे हैं उसमें हमने काफ़ी छानबीन भी किया, उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट भी पुरानी थी वो भी निकाली हैं और अच्छे लोगों को। देखें, पुलिस इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, लेट मी शो यू, आई एम वेरी सर्टन अबाउट इट। द ओनली इशू इज डायरेक्शन, और ऊपर बैठ के आपकी क्या पॉलिसी है। वो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। चीफ आर्मी स्टाफ, कमांडर 5 कोर, हमारे चीफ मिनिस्टर, वी आर ऑन वन पेज के हमने कराची को स्ट्रीट क्राइम फ्री करना है। तो सर अब ये बता, सिंध की जो अगर हम बात करें, जो अहम इंतजामी अहदों पे आप लोग बैठे हैं, आपकी बात करें, आपने भी एक बयान दिया था स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वाले से, फ़ोन छीनने के वाले से, जिस पे बड़ा मजाक उड़ाया गया बाद में, और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि भाई स्ट्रीट क्रिमिनल्स से वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भाई आप लोग गोलियाँ न मारे लोगों को। तो इतना डिफेंसिव आप लोग क्यों हो रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? समर बहुत सख्ती से करेंगे। द पॉइंट सिर्फ ये था कि जो आपसे छीन के भाग जाते हैं ना, आप उनके लिए अपने हाथ में अगर मोबाइल पकड़ा हुआ है या फ्रंट पॉकेट पे रखा हुआ है, उसका एहतियात करें। बाकी वी आर देयर, जो छीन के जाएगा उसको भी पकड़ेंगे। जो किसी फैमिली को गन दिखा के स्नैचिंग करते हैं, पर्स ले लिए, पैसे छीन लिए, जेवर ले लिया, दैट वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। हमने कैमरे को भी हमने रीएक्टिवेट किया हुआ है, उनसे मदद लेंगे। पुलिस पहले ही, अब आप जब हर जगह पर हमारी पुलिस रेंजर नजर आएगी तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जिसने किया उसको तो हम घर तक छोड़ के आगे नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी कमिटमेंट है अपने कराची के अवाम के साथ कि हम आपकी हर वक्त मदद करेंगे। ये जो हमने जो बात की जा रही है कि मारने का, ये
यही इशू मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि देखें आप मत इनसे स्ट्रगल करें। जब एक के हाथ में वेपन होता है और वो घबराया भी होता है, ट्रिगर हैप्पी होता है, अपनी जान की उसकी रिस्क होती है, तो वो एक दबाता खुदा ना खाते किसी का नुकसान हो जाए, तो उससे बेहतर है कि अगर वो मोबाइल ले जाता है, लेकिन हम आपको रिकवर करके देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। सर ये बता दें मुझे कि सर हलीम आदिल शेख साहब को भी गिरफ्तार लिया गया दोबारा से और उस्मान डार को भी सिंध से गिरफ्तार किया गया। आज तो तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जैसे पहले जारी थी वैसे जारी रहेंगी। देखें जो भी हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेरे ख्याल में पहले से केसेस हैं वो उसके ऊपर उनको उन्होंने पकड़ा है। पर अगर आप ये कहेंगे कि हम किसी पोलिटिकल विक्टिम से नहीं कर रहे हैं, और उस्मान डार मेरे ख्याल में वारस फौरन निकले हुए थे, वहाँ काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसकी FIR कटी हुई हैं, देर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही हैं, वो होते हैं। अदरवाइज हम किसी को भी नहीं पकड़ते हैं, ना हम पकड़ेंगे। हमारा काम कोई पॉलिटिक्स चलाना नहीं है, हमारा काम ये है जो मैंने आपको क्लियर मैंडेट बता दिए, विल वर्क एंड फोकस इसी तरह से हम रहेंगे। और शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।